सेंट्रल मॉडर्न कॉलेज की बीए बीएड क्लास में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हम खिलजी वंश का अध्ययन करेंगे। खिलजी वंश का जो प्रतापी शासक रहा है अलाउद्दीन खिलजी, उनके बारे में, उनकी विजयों को समझने का प्रयास करेंगे। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। गुलाम वंश का अंतिम शासक क्यूमर्स को हटाकर जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत में एक नवीन राजवंश की स्थापना करता है और वह नवीन राजवंश है खिलजी वंश। खिलजी वंश की स्थापना भारतीय इतिहास में एक क्रांति भी माना जाता है। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी। अली गुरशाह उसका नाम था और उसके जलालुद्दीन का भाई शहाबुद्दीन का पुत्र था। शहाबुद्दीन की मृत्यु हो गई थी, तो उसका पालन पोषण भी अलाउद्दीन खिलजी के चाचा जलालुद्दीन ने किया था। जलालुद्दीन ने बचपन से अलाउद्दीन खिलजी के कोई विशेष सुविधा नहीं दी। यहाँ तक कि अलाउद्दीन खिलजी निरक्षर ही रहा, पढ़ने लिखने की कोई अवसर उसे प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन वह सामान्यतः सैनिक रूप से वह कुशल सैनिक बन गया, अच्छा रणनीतिकार बन गया। अपनी प्रतिभा से वह जलालुद्दीन खिलजी का प्रमुख व्यक्ति बन गया। इसीलिए जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी पुत्री का विवाह भी अलाउद्दीन खिलजी के साथ किया। जब मलिक छज्जू ने विद्रोह किया था, जब इसने अलाउद्दीन खिलजी ने बड़ी वीरता का परिचय दिया और इससे प्रसन्न होकर अलाउद्दीन खिलजी ने उसे कड़ा और मानिकपुर की सूबेदारी प्रदान कर दी। अतः अलाउद्दीन खिलजी कड़ा और मानिकपुर चला गया और वहाँ से आगे की योजना बनाई। अगर प्रारंभिक जीवन की बात करें, उसके पारिवारिक जीवन की बात करें, तो अलाउद्दीन खिलजी जब उसका विवाह जलालुद्दीन खिलजी की पुत्री के साथ हो गया, तो उसे सामान्यतः वो सुख, पारिवारिक सुख प्राप्त नहीं हुआ और सामान्यतः उसे सास और अपनी पत्नी से उपेक्षा पूर्ण व्यवहार ही उसे झेलने को मिला। अतः अलाउद्दीन खिलजी ने समय व्यतीत करने के लिए मेहरू नामक स्त्री के साथ रहना प्रारंभ कर दिया। जब इसकी जानकारी हुई तो सामान्यतः लड़ाई झगड़े भी हुए घर में, लेकिन जब उसे कड़ा और मानिकपुर की जागीरदारी सूबेदारी प्रदान कर दी गई तो वह कड़ा और मानिकपुर चला गया। तो मेहरू को अपने साथ ले गया, क्योंकि जलालुद्दीन खिलजी की जो पुत्री थी, अलाउद्दीन खिलजी की जो बेगम थी, उसने वहाँ चलने से इनकार कर दिया। तो ऐसी स्थिति में अब वह दूर रहकर सामान्यतः मेहरू के साथ रहा और वहाँ से शांतिपूर्ण जीवन उसने व्यतीत किया और आगे की योजना बनाना प्रारंभ किया। उसने अपने समय में मालवा को लूटा, भीलसा से काफ़ी धन प्राप्त हुआ। वहाँ से उसने एक सेना तैयार की। वो सेना सिर्फ अलाउद्दीन खिलजी को ही अलाउद्दीन खिलजी की कहेंगे सेवा में थी या उनके प्रति ही उनका भाव था, जलालुद्दीन के प्रति नहीं था। तो एक बड़ी सेना उसने तैयार की। फिर उसने देवगिरी पर आक्रमण किया, दक्षिण भारत के, क्योंकि जो अतुल धन संपत्ति का बारे में जानी जाती थी। तो उसने जब देवगिरी पर आक्रमण किया तो वहाँ के शासक रामचंद्र देव को पराजित किया और वहाँ से अतुल धन संपत्ति लेकर वापस आया। तो इससे उसकी कहते हैं कि ये विजय प्राप्त करने के बाद अलाउद्दीन की महत्वाकांक्षाएं और अधिक जागृत हो गई और वह सामान्यतः दिल्ली का सुल्तान बनने का ख्वाब देखने लगा। ऐसी स्थिति में जब अलाउद्दीन खिलजी वापस कड़ा या मानिकपुर आया तो
अब उसे जलालुद्दीन खिलजी उनके लिए सबसे बड़ी समस्या था। जब तक जलालुद्दीन खिलजी को वह हटा नहीं देता तो वह सुल्तान नहीं बन सकता। और अलाउद्दीन खिलजी के जलालुद्दीन खिलजी के पहले से ही संतानें थी, अरकली खान और कदर खान। तो जो पहले तो वो सुल्तान थे, तो आने वाले समय में भी मुख्यतः यही बात थी कि अलाउद्दीन खिलजी की वहाँ नंबर नहीं लगना था और अलाउद्दीन खिलजी महत्वाकांक्षी था। अतः उसने अपने चाचा को ठिकाने लगाने का प्लान तैयार किया और उसने मैसेज किया कि जलालुद्दीन खिलजी का जो सूबेदार है अलाउद्दीन खिलजी, उसने आपसे बिना पूछे दक्षिण भारत पर आक्रमण किया और अपार धन संपत्ति लूट कर लाया। विजय श्री उसे प्राप्त हुई, लेकिन आपसे अनुमति लिए बिना वह वहाँ गया है, इसलिए वह आपसे माफ़ी मांगना चाहता है और अपनी जो भी लूट कर आपको जो संपत्ति लाया वो आपको सुपुर्द करना चाहता है। इसके लिए आप बाहर दिल्ली से बाहर बुलाया और इलाहाबाद में सामान्यतः उसकी, जब वह बाहर उससे मिलने के लिए आया तो उसकी हत्या कर दी और वहीं से उसने शासन प्रारंभ कर दिया। एक तरह से कहें, बर्ने ने लिखा है कि जब अलाउद्दीन खिलजी उस समय शासक बनता है, जब मुकुट वह पहनता है, तो वो क्षण बहुत कम था कि उसने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करवा दी और गर्दन से तो कहते हैं उसके सिर से तो या धड़ से तो खून टपक रहा था और अलाउद्दीन खिलजी ने मुकुट धारण कर लिया। अब अलाउद्दीन खिलजी कड़ा में कहते हैं, इलाहाबाद से कहते हैं, वहाँ का सुल्तान तो बन जाता है, लेकिन सुल्तान वह जब माना जाएगा जब वह दिल्ली पर अधिकार कर ले या दिल्ली का सुल्तान होगा, ना कि कड़ा या मानिकपुर का सुल्तान माना जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अलाउद्दीन खिलजी के सुल्तान बनने के साथ ढेर सारी समस्याएं भी उसके सामने थी, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के लिए सबसे बड़ी समस्या तो ये थी कि जलालुद्दीन खिलजी के अभी पुत्र जीवित थे और अतः उसके लिए सबसे बड़ी समस्या तो उन पुत्रों की थी जो सामान्यतः दिल्ली के सुल्तान के उत्तराधिकारी हैं। दूसरी बड़ी समस्या ये थी कि बहुत सारे अमीर हैं, वह अमीर सामान्यतः अलाउद्दीन खिलजी को सुल्तान मानने को तैयार नहीं थे। तीसरी बड़ी समस्या थी कि वह दिल्ली से दूर है, जब तक दिल्ली पर उसका अधिकार नहीं हो जाता है जब तक वह दिल्ली का सुल्तान नहीं माना जाएगा। अतः उसने दिल्ली पहुंचने का निर्णय लिया। जब उसे पता चला कि जलालुद्दीन खिलजी की मृत्यु का जब दिल्ली को में पता चला, तो अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी या यूँ कहें बेगम मलिका जहां ने सामान्यतः अपने पुत्र कदर खान को उत्तराधिकारी बना दिया। इससे उसका बड़ा पुत्र जो अरकली खान था मुल्तान में, वह उससे नाराज़ हुआ, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी को पता था कि अरकली खान उसके लिए बड़ी समस्या हो सकता है। जब वह उससे नाराज़ हो गया तो अलाउद्दीन ने तुरंत निर्णय लिया और उसने दिल्ली पर आक्रमण किया और मलिका जहान कदर खान वहाँ से भाग गए और दिल्ली पर सामान्यतः अलाउद्दीन का अधिकार हो गया। अलाउद्दीन के पास अपार धन संपत्ति थी जो दक्षिण भारत से वह कमा कर लाया था या लूट कर लाया था, तो उससे उसने अमीरों का पर इतना धन बरसाया कि जो भी अमीर थे उस अमीरों की बोलती बंद हो गई और वह अलाउद्दीन खिलजी के समर्थक बन गए। तो ऐसी स्थिति में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बनता है और वहाँ पर अपना राज्याभिषेक संपन्न करता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 1296 में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बनता है। अमीरों को पुरस्कृत करने के साथ ही अलाउद्दीन खिलजी ने अपने भाइयों को उपाधियों से विभूषित किया, जिसमें उल्लू खां, नुसरत खां, अल्प खां को मलिक की उपाधि, और ये उल्लू खां हैं, नुसरत खां हैं, अल्प खां हैं, ये भी इनको भाइयों को दी गई उपाधि थी। ठीक है ना। तो इस हिसाब से अगर देखें तो उल्लू खां, जफ़र खां, नुसरत खां, अल्प खां, इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इस प्रकार से उसने अपनी स्थिति को, अपने नए अधिकारियों की नियुक्ति की, अमीर जो भी उसके पक्ष में नहीं थे उनको अपने पक्ष में किया और दिल्ली का सुल्तान बन गया। और सुल्तान बनने के बाद उसने
एक के बाद एक अमीरों का भी जो धन संपत्ति उसने दी थी उसे वापस भी वसूल कर ली। और अमीर जिसने अलाउद्दीन खिलजी का विरोध किया उसका उसने अंत भी करवा दिया। अगर हम देखें तो अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो जब वह सुल्तान बन गया, महत्वाकांक्षी था, अच्छी सैनिक प्रतिभा थी उसमें, तो अतः उसने भारत ही नहीं विश्व जीतने का सपना देखा और उसने विश्व जीतने की योजना बनाई। साथ ही उसने नवीन धर्म चलाने की भी योजना बनाई। लेकिन उसका एक दिल्ली का कह दें या उसका एक अच्छा मित्र था, ठीक है, अलाउल मुल्क, उसने कहा कि धर्म चलाने का काम तो सामान्यतः धार्मिक लोगों का है, राजनीतिक या राजा का नहीं है, सुल्तान का नहीं है। तो उसने उनकी बात मान ली। दूसरी बात थी विश्व विजय की। तो अलाउल मुल्क ने कहा कि विश्व विजय की योजना तो बाद की बात है, पहले उसे भारत को विजित करना चाहिए। अतः उसने भारत विजय की योजना बनाई। और उस भारत विजय की योजना में अगर हम देखें तो सबसे पहले उसने गुजरात को उत्तर भारत को जीता, यूँ कहें। फिर उसने उसकी विजयों को दक्षिण दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक उत्तरी भारत की विजय और दूसरी दक्षिण भारत की विजय। तो इस प्रकार से अगर देखें तो उसने अलाउद्दीन खिलजी ने अलाउल मुल्क की बात को मान लिया और उसने विश्व विजय की योजना त्याग दी और नवीन धर्म की योजना भी त्याग दी। और अलाउद्दीन खिलजी ने विश्व विजय की योजना के कारण ही उसने एक उपाधि भी धारण की थी कि भाई उसे विश्व विजेता बनना है। उसके लिए उसने द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की और सामान्यतः जिसे सिकंदर सानी के नाम से जाना गया। तो इस प्रकार से अगर देखें तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने साम्राज्य स्थापित करने के लिए अपनी प्रतिभा का परिचय दिया और उसने जो अपनी विरुद्ध परिस्थितियाँ थी उस परिस्थितियों को अपनी और मिल किया। और फिर उसने जलालुद्दीन खिलजी के परिवार को बंदी बना लिया और उसके अंत कर दिया आगे चलकर। और इस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सारे शत्रुओं का अंत कर दिया। प्रारंभिक समय में जहाँ भी उसे लगा कि ये अमीर या उसके अधिकारी उसके लिए परेशानी खड़े कर सकते हैं, उसका उसने अंत कर दिया। अलाउद्दीन का एक सीधा सा फॉर्मूला था कि जो भी व्यक्ति धन का प्रयोग के कारण अगर कोई भी व्यक्ति विश्वासघात कर सकता है तो वह भविष्य में भी उसके साथ भी विश्वासघात कर सकता है। अतः पहले उसने अमीरों का या उन व्यक्तियों का, लालची व्यक्तियों का को धन का प्रयोग करके अपना बनाया और उसके बाद में उनको मौत के घाट उतार दिया। और तो इस प्रकार उसने अपने सारे शत्रुओं का अंत कर दिया। अब अलाउद्दीन के सामने विजय की योजना थी। तो अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम जब सुल्तान बन गया तो उसने गुजरात को जीता। 1299 में उसने गुजरात के शासक रायकर्ण को पराजित करने बघेल शासक रायकर्ण को पराजित करने के लिए नुसरत खां और उल्लू खां के नेतृत्व में एक विशाल सेना गुजरात विजय के लिए भेजी। और उसके बाद वह गुजरात जीतने में वो सफल रही। गुजरात भारत का एक संपन्न सूबा था और उस पर बहुत पहले से मुस्लिम आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया और अतुल धन संपत्ति प्राप्त की। अतः उसने अतुल धन संपत्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से गुजरात पर आक्रमण किया और आक्रमण में उसे अतुल धन संपत्ति भी मिली। और एक के बाद एक उसे वहाँ से नुसरत खान ने खंबात से एक दास को खरीदा, मलिक काफूर के नाम से विख्यात हुआ आगे चलकर। और इस विजय में रायकर्ण और उसकी पुत्री देवल देवी तो वहाँ से भागने में सफल हो गए, लेकिन रायकर्ण की पत्नी कमला देवी पकड़ी गई और उसे और मलिक काफूर को दिल्ली भेज दिया गया। अब वहाँ से पूरे गुजरात में कहें तो लूटपाट हुई। अब तुल धन संपत्ति लेकर वह वापस उल्लू खां नुसरत खां दिल्ली की ओर रवाना हुए। तो जालोर के नज़दीक ये पहुँचते हैं तो धन के बंटवारे को लेकर जो मंगोल सैनिक थे, जो नवीन मुसलमान कहलाए, वो उनके और अलाउद्दीन के सैनिकों के मध्य धन के बंटवारे को लेकर विवाद हुआ
और वो लूट का माल लेकर वो सामान्यतः रणथंबोर की ओर चल दिए। मंगोल सैनिक जिसमें मोहम्मद शाह और केबरू शामिल थे, दोनों भाई। तो इस प्रकार से धन का लूट के माल को लेकर वे भाग गए उसके सैनिक। फिर उल्लू खान नुसरत खां अपनी बचा हुआ धन लेकर दिल्ली पहुँचे, और दिल्ली पहुँचने पर जब अलाउद्दीन खिलजी को इस बात की जानकारी मिली तो विद्रोहियों ने, जिन्होंने विद्रोह किया है, उनके परिवारों के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया गया, और जिसका वर्णन बर्नी ने भी किया है और उसे कटुतापूर्ण कार्य बताया है, निंदा भी की है उस कृत्य की। उसके बाद अगर हम देखें तो अलाउद्दीन ने 1299 के बाद जब वो गुजरात से वापस आ रहे थे तो उनके दोस्त मंगोल सैनिक थे जो सामान्यतः हमीर देव रणथंबोर के शासक के यहाँ शरण ले ली। तो उसने 1301 में नुसरत खां और उल्लू खां को रणथंबोर अभियान के लिए भेजा। रणथंबोर विजय के लिए जब वो पहुँचे तो उन्होंने पहले जाहिन, जो रणथंबोर के दूर की कुंजी कहा जाता है, वहाँ पर उन्होंने डेरा डाला और एक संघर्ष हुआ, और अंततः इस घेरे के बाद वे रणथंबोर तक पहुँचते हैं। रणथंबोर के घेरे में नुसरत खां मारा जाता है। जब इसकी जानकारी अलाउद्दीन खिलजी को लगती है तो अलाउद्दीन खिलजी स्वयं रणथंबोर विजय के लिए आता है, और उसके बाद रणथंबोर का लंबे समय तक घेरा डाले रखता है, और इसके पीछे उसके विद्रोह होने शुरू हो जाते हैं। तो इसके बाद अगर देखें, बदायूं के सूबेदार उमर खां ने विद्रोह कर दिया, अवध के सूबेदार मंगू खां ने विद्रोह कर दिया। उधर दिल्ली में भी अलाउद्दीन खिलजी के एक अधिकारी था हाजी मोल्ला, उसने भी दिल्ली में भी विद्रोह कर दिया। तो अलाउद्दीन को ये लगा कि यार लंबे समय तक घेरा डालने के बाद में भी उसने रणथंबोर जीतने में कोई सफलता नहीं मिल रही है, अतः उसने देखा कि ऐसा नहीं हो, रणथंबोर के बदले हमारे से दिल्ली या उत्तर भारत ही चला जाए। तो उसने रणथंबोर के शासक हमीर देव के प्रधान जो संधि समझौते का प्रस्ताव रखा। तो रणथंबोर के शासक हमीर देव ने अपने प्रधानमंत्री रणमल और रतिपाल को वहाँ भेजा, और अलाउद्दीन खिलजी ने धन का प्रयोग करते हुए पद का लालच देकर क्या तुझे हमीर रणथंबोर का सुल्तान बना देंगे या शासक बना देंगे, और अपनी ओर मिला लिया, और छल कपट से उसने रणथंबोर को विजित किया। इस रणथंबोर के विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी के साथ जब रास्ता बताया जाता है तो संघर्ष होता है। हमीर देव लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त होता है, और उसकी पत्नी रंग देवी के नेतृत्व में जौहर होता है, और जल जौहर था, और ये राजस्थान का प्रथम जौहर था, शाखा था, जो 1301 में रणथंबोर में हुआ। और अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय में हमीर देव चौहान ने केसरिया बाना, और रंग में देवी ने सतीत्व की रक्षार्थ अपने प्राणों को उत्सर्ग किया। तो इस प्रकार देखें तो ये राजस्थान का प्रथम जौहर और रणथंबोर का जौहर था। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी इस युद्ध के बाद देखता है कि युद्ध में मोहम्मद शाह जो मंगोल सैनिक था वह वीरता से लड़ता है, और उसे लड़ते हुए घायल को देखता है तो उसे अपने पास बुलाता है और कहता है कि अगर उसे ठीक कर दिया जाए तो तू क्या करेगा। तो उसने कहा सबसे पहले मैं तुझे मौत के घाट उतारूंगा, और फिर हमीर देव के किसी वंशज को रणथंबोर का शासक नियुक्त कर दूंगा। ऐसा ही निडर बात अलाउद्दीन ने सुनी तो उसे वह देखता रह गया। उसने सोचा था कि अब मोहम्मद शाह उसके प्राणों की भीख मांगेगा, कहेगा मुझे माफ़ कर दे, लेकिन उसने ऐसा नहीं। वीर योद्धा था मोहम्मद शाह, और उसने जिस प्रकार से हमीर देव ने अपने वचन पर प्रतिबद्ध रहा कि हट के लिए प्रतिबद्ध रहा कि शरण आए व्यक्ति को शरणागत की रक्षा करना या शरण आए व्यक्ति को रक्षा करना उसका दायित्व है, और उस दायित्व के पीछे हमीर देव ने अपना साम्राज्य खो दिया लेकिन अपने शब्दों से पीछे नहीं हटा। तो ठीक उसी प्रकार हमीर देव के शरणागत आए मोहम्मद शाह ने भी, मीर मोहम्मद शाह ने भी किसी प्रकार से अलाउद्दीन से समझौता नहीं किया, और मृत्यु के सामने देखते हुए उसने अलाउद्दीन को मौत के घाट उतारने की बात और हमीर देव के वंशज को पुनः हमीर का रणथंबोर का शासक बनाने की बात कहने पर अलाउद्दीन खिलजी आग बुबला हो गया, उसे मौत के घाट उतरवा दिया। लेकिन ये
सेवक और स्वामी भक्ति का परिचय, अटूट स्वामी भक्ति का परिचय देखने को मिलता है। तो इस प्रकार अलाउद्दीन का रणथंभौर पर अधिकार हो गया और अलाउद्दीन वापस यहाँ से चला, रणथंभौर से दिल्ली चला गया। और उसके बाद अगर हम देखें तो अगला आक्रमण जो उसका था वह चित्तौड़ का आक्रमण था। अलाउद्दीन ने 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया। चित्तौड़ पर आक्रमण के कई कारण हैं, जैसे सामरिक महत्व होना। अलाउद्दीन भारत को साम्राज्य विस्तार करना चाहता था, भारत विजय करना चाहता था। दक्षिण भारत से जुड़ने वाले महत्वपूर्ण मार्ग पर चित्तौड़ स्थित था। चित्तौड़ अभेद्य दुर्ग था, उसे कोई जीत नहीं पाया था, तो अलाउद्दीन उसे जीतना चाहता था। साथ में ही एक कथा ये भी प्रचलित है कि अलाउद्दीन खिलजी रावल रतन सिंह की सुंदर पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करने की लालसा भी उसके चित्तौड़ आक्रमण का एक कारण थी, जो सामान्य जिसका वर्णन मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने ग्रंथ पद्मावत में किया है। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए सेना भेजी और स्वयं जब उसे सफलता नहीं मिली तो स्वयं उसने एक विशाल सेना के साथ उसने चित्तौड़ का घेरा डाला, लेकिन कोई भी सफलता नहीं मिली। तो अंततः अलाउद्दीन खिलजी ने छल कपट का सहारा लिया। संधि वार्ता में रावल रतन सिंह को बंदी बना लिया और इस प्रकार से उल्लेख मिलता है कि पद्मावत में कि अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए लंबे समय तक घेरा डाला, लेकिन जब उसे सफलता नहीं मिली तो कहा कि यार पद्मिनी को दिखा दो। तो पद्मिनी का एक छवि दिखाने की बात हुई और छवि दिखाने में जब वापस रावल रतन सिंह उसे गेट तक छोड़ने आया तो रावल रतन सिंह को उन्होंने बंदी बना लिया। और रावल रतन सिंह की सुरक्षा के लिए कि अगर उसे जीवित चाहते हैं तो पद्मिनी को अलाउद्दीन खिलजी के महल में पहुंचा दिया जाए। तो इस प्रकार से फिर पालके लेकर अलाउद्दीन खिलजी के पास पद्मिनी को पहुंचाने की बात हुई, जिसमें वीर योद्धा और जिसका नेतृत्व गोरा और बादल नामक रावल रतन सिंह के सेनापतियों ने किया। फिर संघर्ष होता है और संघर्ष में हम देखते हैं रावल रतन सिंह लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं, गोरा बादल भी शहीद हो जाते हैं और पद्मिनी के नेतृत्व में चित्तौड़ का प्रथम जोर होता है और राजस्थान का दूसरा जोर 1303 में, ठीक है। और जिसमें अलाउद्दीन खिलजी को चित्तौड़ पर अधिकार हो जाता है और चित्तौड़ पर अधिकार के बाद रावल रतन सिंह की सुंदर पत्नी को चाह में जब वहाँ पहुँचता है तो उसे सती होते देखता है, आग में से धुआं उठता उसे नज़र आता है। तो इस प्रकार से अगर देखें तो अलाउद्दीन खिलजी को रतन सिंह नहीं मिला, पद्मिनी तो प्राप्त नहीं हुई, लेकिन चित्तौड़ पर उसका अधिकार हो गया। अतः उसने चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद रख दिया और अपने पुत्र खिजर खां को वहाँ का शासक नियुक्त कर दिया। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने लंबे समय खिजर खां लंबे समय तक नहीं रहा। 1313 में उसने जालोर के शासक मालदेव को सोनगरा को चित्तौड़ पर का शासक या अधिकारी नियुक्त कर दिया, जिसे बाद में राणा हमीर ने हटाकर चित्तौड़ में पुनः गोइल वंश को स्थापित किया या सिसोदिया वंश की स्थापना की। तो इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर भी अधिकार कर लिया। चित्तौड़ पर अधिकार के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने सामान्यतः मालवा को जीता। 1305 में मालवा विजय प्राप्त की और मालवा का बहुत बड़ा क्षेत्र तो था और जिसमें बहुत कुछ क्षेत्र तो अलाउद्दीन खिलजी ने पहले ही प्राप्त कर लिया था, लेकिन मालवा के पास मांडू के शासक महलक देव को उन्होंने पराजित किया और मालवा पर भी उसका अधिकार हो गया। और इस प्रकार उसने मालवा पर अधिकार किया। बिलसा को लूटा, पुणे उज्जैन है, दारा नगरी है, ठीक है, चंदेरी है, मांडू है, यहाँ पर भी अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 में सिवाना को जीता और सिवाना बाड़मेर में पड़ता है हमारे राजस्थान में। तो ये एक महत्वपूर्ण दुर्ग था और यहाँ के शासक शीतल देव को अलाउद्दीन खिलजी ने पराजित किया। और उसके बाद उसने 1311 में जालोर के शासक कानड़ देव को पराजित किया। कानड़ देव ने लंबा संघर्ष किया अलाउद्दीन खिलजी के से और अलाउद्दीन खिलजी इसमें सफल हुआ। और कानड़ देव एक वीर योद्धा था, कई उल्लेख मिलता है कि इसके कानड़ देव पर आक्रमण करने के, ठीक है। तो उसमें एक वो कानड़ देव के पुत्र वीरम देव और उसके अलाउद्दीन की पुत्री का प्रेम प्रसंग का भी उल्लेख मिलता है।
तो बहुत सारे इतिहासकार तो पहले मानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की कानड़ देव ने अधीनता स्वीकार कर ली थी और दिल्ली में उसके कोई वाद विवाद हो गया था। उसके बाद उसने जालोर पर आक्रमण की योजना बनाई। तो इस प्रकार से कुछ भी कारण रहा हो या गुजरात विजय के समय की कोई योजना रही हो, तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो कुल मिलाकर उसने 1311 में जालोर पर आक्रमण किया और जालोर को भी जीत लिया और कानड़ देव वहाँ लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो उसने उत्तर भारत के प्रमुख जो शासक थे उन शासकों को पराजित करके उत्तर भारत में अलाउद्दीन खिलजी ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया। अब उसे इस क्षेत्र में उत्तर भारत में कोई बड़ी चुनौती नहीं रहा। बड़ी चुनौती रही तो मंगोल आक्रमणों की रही जो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत से रही हो। तो इस प्रकार उसकी पहली विजय अगर देखें तो या उत्तर भारत की विजय देखें तो ये विजय पूरी होती है। उसके बाद में अगले वीडियो में हम अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत की विजयों का अध्ययन करेंगे।